हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल ऐमन एकेडमी पर। मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। इस शेर के साथ आज की हम अपनी इस क्लास को शुरू करेंगे। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूँ मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे अजीज़ों, अगर आज आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप इस बात का इंतज़ार नहीं देखेंगे कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी में लगेंगे। आपको अभी से तैयारी में लग जाना है। जब आप अभी जाग जाएंगे तो आपका सवेरा यकीनी है। अगर आप नहीं जागे तो आपका सवेरा होना भी कोई यकीनी नहीं है। तो इसलिए इससे पहले मैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एक क्लासेस अपलोड कर चुका हूँ। देखेंगे हम क्या पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह के और भी वीडियोस मैं जो भी अपलोड करूं वह आप तक आसानी से पहुंच जाए। मैं जो क्लासेस लेकर के आ रहा हूं, जो लोग 6 to 8 में उर्दू के टीचर बनना चाहते हैं या 9 to 10 में बनना चाहते हैं या 11 12 में बनना चाहते हैं, ये क्लासेस सभी के लिए अहम है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा डीपली पढ़ाता हूँ ताकि जो है कहीं से भी विभाग आपसे कोई भी सवाल पूछ दे तो आपके लिए कहीं भी कन्फ्यूज़न का कोई सबब न रहे। चलिए हम देखेंगे आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे हम। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जदीद हिंद आर्याई क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? जदीद हिंद आर्याई। इससे पहले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ते हैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं एक दो लाइन में, तब आगे बढ़ेंगे। जदीद हिंद आर्याई, इससे पहले हम पढ़े हैं कदीम हिंद आर्याई। क्या पढ़े दोस्तों? कदीम हिंद आर्याई पढ़ चुके हैं। इसका दौर कब से कब तक है? तो 1500 कबले मसीह से 1500 काफ मीम से 500 काफ मीम तक किनका दौर है? ये हो गया आपको कदीम हिंद आर्याई का। और उसी तरह वस्ती हिंद आर्याई पढ़ चुके हैं। वस्ती हिंद आर्याई पढ़ चुके। इसका दौर कब से कब तक है? 500 काफ मीम से। काफ मीम का मतलब बता चुका हूँ, कबले मसीह। 500 काफ मीम से इसका दौर है आपको 1000 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी तक तो हम ये दोनों पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम क्या? जदीद हिंद आर्याई। अगर आप लोग जो है नहीं पढ़े हैं पिछली क्लासेस तो वो जाकर के पढ़ लेंगे ताकि आपको कहीं पे कोई कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ के प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिया गया है। तो हम पढ़ेंगे जदीद हिंद आर्याई का ज़माना 1000 ईस्वी से ताहाल मुकर्रर है। 1000 ईस्वी तक तो हम पढ़ चुके थे। वस्ती हिंद आर्याई का ज़माना है ये। 1000 ईस्वी से ताहाल मुकर्रर क्या है? ये आपको जदीद हिंद आर्याई का ज़माना है। चलिए इसमें देखेंगे अपभ्रंश। जदीद हिंद आर्याई दौर में आपको अपभ्रंश पढ़ेंगे हम। आपके लिए इस तरह सब्जेक्टिव भी लेकर आया हूँ और इसी का ऑब्जेक्टिव भी मैं नीचे लेकर के आया हूँ क्लासेस। इसलिए जो है आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ सब्जेक्टिव लाया हूँ, इसका ऑब्जेक्टिव भी लाया हूँ ताकि आपको पता चले कि जो पढ़ा रहा हूँ उससे कैसे सवालात पूछे जा रहे हैं और आप कितना हल कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। चलिए अब देखेंगे अपभ्रंश। क्या पढ़ेंगे हम? अपभ्रंश। मसूद हुसैन खां के मुताबिक जब प्राकृतों ने, प्राकृत आप लोग पढ़ चुका हूँ, पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। प्राकृत किसे कहते हैं? वो बोलियाँ जिसको अपना ली गई और तोड़ फोड़ करके लोगों ने बोलना शुरू किया। उसी को जब अदबी शक्ल दे दी गई तो वो क्या बन गया था? पाली बन गया था। प्राकृत की अदबी शक्ल कौन सी है? प्राकृत की अदबी शक्ल ही पाली है। ठीक है ना? तो ये सब हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, वहाँ देख लीजिएगा। अदबी शक्ल इख्तियार करना शुरू किया तो वो आम की डगर से परे, अवाम की ज़बान का धार आगे,
बढ़ता रहा, अवाम की ज़बान का धार आगे बढ़ता रहा। इसी बोलचाल की ज़बान को इस अहदे के कवायद, इस अहद के, या अहदे लिख दिया गया है, इस अहद मतलब ज़माना, इस अहद के कवायद नवीसों ने, कवायद लिखने वालों ने अपभ्रंश कहा। ठीक है, किस क्या कहा उसको? अपभ्रंश कहा। किसको अपभ्रंश कहा? कि जब लोगों के से बाहर निकलने लगी कौन सी ज़बान? प्राकृत, और अवाम की ज़बान का धार आगे बढ़ता रहा, तो उसी बोलचाल की ज़बान को इस अहद के कवायद नवीसों ने क्या कहा? उसे अपभ्रंश कह दिया। क्या कह दिया? अपभ्रंश कह दिया। चलिए समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अपभ्रंश को आप देखेंगे, अपभ्रंश के माना क्या है? अपभ्रंश के माना बिगड़ी जबान के हैं। अपभ्रंश के माना क्या है? बिगड़ी जबान के। सुदेश्वर वर्मा ने अपभ्रंश को प्राकृतों के बाद तरक्की करने वाली जबान का, मैं पिछले वाले वीडियो में प्राकृत के बारे में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो क्या कहा सुदेश्वर? तो प्राकृतों के बाद अगर कोई जबान तरक्की की है तो वो कौन सी जबान है? अपभ्रंश है। वो कौन सी जबान है? अपभ्रंश है। चलिए आगे देखेंगे, पतंजलि ने अपनी महाभाषण में संस्कृत की बिगड़ी हुई शक्लों को अपभ्रंश कहा। अब पूछ लेगा आपको सवाल में, पतंजलि ने क्या? पतंजलि ने अपभ्रंश किसे कहा? आप क्या कहिएगा? तो पतंजलि ने अपभ्रंश है संस्कृत की बिगड़ी हुई शक्ल को अपभ्रंश कहा। इस तरह से सवाल पूछ लेगा कि संस्कृत से बिगड़ी हुई शक्ल को अपभ्रंश किसने कहा? तो आप क्या बोलिएगा? पतंजलि। ये कौन है? ये पतंजलि एक बहुत ही जो है ये पुराने ज़माने के बहुत ही एक बड़े अदीब हैं, गुजरे हैं। उन्होंने ही क्या कहा? संस्कृत की बिगड़ी हुई शक्ल को क्या कहा है? अपभ्रंश कहा। ठीक है, चलिए अपभ्रंश से पहली बार भरतनाट्य शास्त्र में मिलता है। भरतनाट्य शास्त्र में क्या मिलता है? अपभ्रंश से पहली बार मिला। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब देखेंगे अपभ्रंश की कौन कौन सी शक्ल है, उसको यहाँ पे बयान किया गया है। एक है आपको नागर अपभ्रंश, उसके बाद बराचट अपभ्रंश, उसके बाद उपनागर अपभ्रंश है, उसके बाद शूरसेनी अपभ्रंश है, उसके बाद मागधी अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश है। इन सारी चीज़ों को आज हम थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। देखिए अगर क्लासेस अच्छी लग रही तो आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपके दोस्त सहबाब जो भी बीपीएससी तैयारी 4 या यूजीसी नेट या 6 से 2 8 9 to 10 11 12 जो भी तैयारी कर रहे हैं उस सबको ये शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबका भला आपके साथ साथ उसका भी भला हो जाए। गुजरात और राजस्थान की कदीम बोलियों की अदबी शक्ल थी, उस पर शूरसेनी का बड़ा असर था। किस पर? अब सवाल पूछ देगा, नागर अपभ्रंश किसे कहते हैं? नागर अपभ्रंश तो क्या कहेंगे? गुजरात और राजस्थान की कदीम बोलियों की अदबी शक्ल थी, इस पर शूरसेनी का बड़ा असर था, उसी को हम क्या कहते हैं? नागर अपभ्रंश है, जो गुजरात और राजस्थान के लिए थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए हम पढ़ेंगे बराचट अपभ्रंश है। बराचट अपभ्रंश क्या है? जो सिंध से, बराचट अपभ्रंश किसे कहेंगे? जो सिंध में रायसी और मौजूदा सिंधी उसी से निकली है। जो सिंध में बराचट अपभ्रंश है, जो सिंध में रायसी और मौजूदा सिंध है उसी से निकली है। चलिए ये हो गया। उपनागर अपभ्रंश क्या है? ये उपनागर अपभ्रंश ये किसे कहते हैं? जो नागर और बराजट के मेल से बनी है, जो नागर और बराजट के मेल से बनी है, उसका रिवाज मगरबी राजपूताना और जुनूबी पंजाब के इलाकों में था। किसका? उपनागर अपभ्रंश का। ठीक है, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा बार बार पढ़ेंगे तो हमारे जहनों में चीज़ें बैठ जाएगी, फिर हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना, चलिए देखेंगे शूरसेनी अपभ्रंश है। शूरसेनी अपभ्रंश यानी मथुरा वगैरह में बोले जाने वाले अपभ्रंश को कहते हैं। आपसे इसी तरह से सवाल आ जाएगा कि मथुरा के में कौन सा अपभ्रंश बोला जाता था? आप क्या बोलेंगे? शूरसेनी अपभ्रंश है। ठीक है, आपको पूछ लेगा गुजरात और राजस्थान में कौन सा अपभ्रंश बोला जाता था? आप क्या कहेंगे? नागर अपभ्रंश है। उसके बाद पूछ लेगा सिंध में कौन सा, तो आप क्या कहेंगे? बराचट अपभ्रंश है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए अब देखेंगे,
आगे देखेंगे यहाँ क्या पूछा है। शूरसेनी अपभ्रंश में मुंदरजा जेर 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी बोलियां आती हैं? नंबर 1 खड़ी बोली आती है जो मौजूदा हिंदी और उर्दू है। आप सवाल देख लीजिए, यहीं से सवाल पूछ लेता उठाकर, फिर हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ से पूछा गया है। डीपली पढ़िए आप लोग थोड़ा मेहनत से। तो शूरसेनी अपभ्रंश में मुंदरजा जेर 4 बोलियां कौन कौन सी हैं, सवाल पूछ लेगा तो आप कौन बोलेंगे? एक बोलियां हो गई आपको खड़ी बोली, और दूसरी होगी राजस्थानी, तीसरी होगी पंजाबी, और चौथी होगी गुजराती। ये 4 बोलियां किस में आती है? शूरसेनी अपभ्रंश के अंदर आती है। अब देखिएगा, शूरसेनी अपभ्रंश के अंदर जो खड़ी बोली आती है, इसी से मौजूदा उर्दू और हिंदी निकली है। इससे खड़ी बोली या हिंदुस्तानी कह लीजिए, इसी से क्या निकली है? उर्दू और हिंदी। नंबर 2 हो जाएगा राजस्थानी, नंबर 3 पंजाबी जो मशरकी पंजाबी है, और नंबर 4 गुजरात और पहाड़ी बोलियां। ये सब समझ गए, गुजराती और पहाड़ी बोलियां। ये 4 बोलियां जो हैं किन से निकली है? तो ये शूरसेनी अपभ्रंश से ही निकली है। इसमें सबसे पहले खड़ी बोली या जो हिंदुस्तानी, इसी से मौजूदा हिंदी और उर्दू निकली है। चलिए हम लोग समझ गए होंगे, इतनी बातें क्लियर। मागधी अपभ्रंश देखेंगे, ये बड़े वसी इलाके में बोली जाती है, इसलिए इसे मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नाम पड़ गए। किसको? मगधी जिसको कहते हैं, मगधी अपभ्रंश है। जो हमारे बिहार में मगध का एरिया था, उसी से पड़ा है मगधी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे बंगाल में पराचिया, गोड़ और ढकई कहलाई। यही मगधी अपभ्रंश क्या कहलाई बंगाल में? बंगाल में सवाल आपसे पूछ लेगा कि मगधी अपभ्रंश को बंगाल में क्या कहा गया था, तो आप उस वक्त क्या कहिएगा? इसको पराचिया, गोड़ और ढकई कहलाया गया ये बंगाल में। ठीक है, चलिए देखेंगे जिससे मौजूदा बंगाली और आसामी निकली, जिससे मौजूदा ढकई और पराचिया गोड़ से क्या निकली है? बंगाली और आसामी। ठीक है, देखिए आगे देखेंगे, उड़ीसा में इसका नाम अतकली, उड़ीसा में क्या पड़ा? इसका नाम अतकली पड़ा, जिससे मौजूदा जबान उड़िया ने जन्म लिया। क्या क्या? उड़िया ने इससे जन्म लिया। ये सारी चीज़ें हम समझ गए होंगे। क्लास को लाइक करते जाइएगा आप लोग अगर अच्छी लग रही है तो। चलिए, बिहार की तमाम जबान मगधी अपभ्रंश से ही निकली है। सवाल आपसे पूछ लेगा बिहार की जबानें किससे निकली है, तो आप क्या कहिएगा? बिहार की तमाम जबानें जो हैं, ये बिहार की तमाम जबानें मगधी अपभ्रंश से ही निकली है। अब देखिएगा, बिहार की एक बोली का नाम मगही है। क्या नाम है? मगही। तो मगही ये जो मगधी लफ्ज से बिगड़ी हुई शक्ल है, जो मगधी से बिगड़ी हुई शक्ल क्या हो गया? उसको मगही हो गया। ठीक है ना, इसी से मगधी। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप जोड़ करके अच्छी से समझ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अर्ध मगधी अपभ्रंश है, बिहार से इलाहाबाद तक बोले जाने वाले इलाका ये क्या है? अर्ध मगधी अपभ्रंश है। इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो इंशाल्लाह आपका नहीं छूटेगा। चलिए आगे पढ़ेंगे हम जदीद हिंद आर्याई का दूसरा दौर। जदीद हिंद आर्याई का दूसरा दौर 1500 मौजूदा ज़माने तक है। 1500 ईस्वी से मौजूदा ज़माने तक ये जदीद हिंद आर्याई का दौर कहलाता है। ठीक है, चलिए एक हो गया लेहिंदा और दूसरा हो गया सिंधी। लेहिंदा और सिंधी देखेंगे। लेहिंदा ये मगरिबी पंजाब की ज़बान है। लेहिंदा कहाँ की? ये मगरिबी। सवाल पूछ देगा आपको लेहिंदा, आपको क्या पूछ देगा? लेहिंदा कहाँ की ज़बान है? क्या कहिएगा? ये मगरिबी पंजाब की ज़बान है। वहाँ पे पूछा था मशरिकी पंजाब, और यहाँ पे आपको क्या कहना? मगरिबी पंजाब। ठीक है, सवाल दूसरा देखेंगे। सिंधी ये सुबह सिंध की बोली है, सिंध की जो पाकिस्तान में अभी पड़ता है। ठीक है, समझ गए होंगे। मराठी ये महाराष्ट्री की ज़बान है। ठीक है, महाराष्ट्र की ज़बान है, जानते होंगे आप लोग। मराठी को शायरी और मौसीकी का ज़बान कहा जाता है। सवाल आपसे आ जाएगा कि कौन से ज़बान को शायरी और मौसीकी का ज़बान कहा जाता है। ज़बान कहा जाता है, तो क्या बताएंगे आप? जो है मराठी ज़बान को, किसको? मराठी को शायरी और मौसीकी का ज़बान कहा जाता है। समझ गए आप लोग? चलिए
आगे समझेंगे। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। अगर ये PDF चाहिए तो ये भी आपको दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करके ये PDF आप हासिल कर सकते हैं। और देखिएगा मराठी ज़बान की एक खासियत ये है कि मराठी ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिसमें सेगा तस्निया मिलता है। सेगा तस्निया और किसी ज़बान में आपको उर्दू हिंदी ये सब में नहीं मिलेगा तस्निया सेगा। उर्दू में हिंदी में ये सब में क्या तस्निया का सेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मराठी में मिलेगा। और उसके साथ अरबी में तो मिलता ही है, जानते होंगे आप लोग, अरबी में तस्निया का सेगा रहता है। तस्निया का सेगा किसे कहते हैं? आप लोग जो अरबी से जिनको अरबी से वाकफियत नहीं है वो तस्निया का सेगा जान लीजिएगा किसे कहते हैं। तस्निया देखिए, ये तस्निया है। तस्निया का क्या होता है? तस्निया जैसे वाहिद एक हो गया और जमा एक से ज़ायद, ये उर्दू में होता है ना। लेकिन अरबी में क्या है? आपको अरबी में क्या है? अरबी में वाहिद के लिए, वाहिद एक के लिए आता है, तस्निया दो के लिए आता है, और जमा दो से ज़्यादा। इसमें तीन होता है, एक हो गया वाहिद, दूसरा हो गया तस्निया, और तीसरा हो जमा। एक के लिए वाहिद, दो के लिए होगा तस्निया, और इनसे जो ज़्यादा होगा उसके लिए होगा जमा। समझ गए? तो इसी तरह मराठी के अंदर भी क्या होता है आपको दोस्तों, मराठी में भी तस्निया का सेगा इस्तेमाल होता है। ठीक है, पंजाबी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, आसामी हो, किसी में तस्निया नहीं आता, इसलिए खासियत है इसकी। और लेकिन जो है मराठी में तस्निया का सेगा आता है। चलिए ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखेंगे मेरे दोस्तों, मशरिकी हिंदुस्तान की ज़बानें। ये क्या है? मशरिकी हिंदुस्तान की ज़बानें कौन कौन सी है? मशरिकी हिंदुस्तान की ज़बानें कौन कौन सी है? तो देख लीजिए, भारत का मशरिकी एरिया आप लोग जानते होंगे, ये हो गया आपको दक्षिणी, और ये हो गया आपको पूर्वी, और ये हो गया आपको दक्षिणी एरिया। ये ऊपर का हिस्सा हो जाएगा आपको मशरिकी एरिया। भारत का नक्शा देखें ना आप लोग, ठीक है ना। तो ये आसामी, बंगाली, उड़िया और बिहारी, ये सब क्या है? बिहार की तीन बोलियां हैं। बिहार की ये सब जो है मशरिकी ज़बानें हैं। मशरिक में यानी भारत के पूरब में, भारत के मशरिक का मतलब वही समझ रहे हैं ना आप लोग, पूरब में। पूरब में बताया था मशरिक, ये हो गया आपको मशरिक, उसके बाद मगरिब, उसके बाद शुमाल, उसके बाद जुनूब। जानते हैं ना, ये सारा डायरेक्शन आपको मालूम होगा। ठीक है, तो चलिए हम जानेंगे यहाँ पे क्या ये मशरिक की ज़बान, पूरब की ज़बान कौन कौन सी है। तो आसाम में आसामी, उधर बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया, और बिहार में तो जानते हैं बिहारी। ये सारी ज़बानें किसकी है? जो है मशरिकी हिंदुस्तान की ज़बान है। बिहार की तीन बोलियां काबिले ज़िक्र हैं। कौन कौन सी बोलियां देखेंगे? मैथिली काबिले ज़िक्र है, मगही काबिले ज़िक्र है, और भोजपुरी काबिले ज़िक्र है। ये सब जो है बिहार की तीन बोलियां मशहूर बोलियां हैं। ठीक है, आपको सवाल पूछ देगा कि मगही ये कहाँ की ज़बान है, तो क्या कहिएगा आप? ये जो है बिहार की बोलियाँ। कहाँ की है? बिहार की। समझ गए आप लोग? चलिए आगे देखेंगे। अब मशरिकी हिंद की बोलियां जान गए। अब मगरिबी हिंद की ज़बान है। मगरिबी हिंद में कौन कौन सी ज़बानें हैं? गिरीसन के मुताबिक मगरिबी हिंद की 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी 5 बोलियां हैं? तो देखिएगा, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, और यह हरियाणवी जिसको हम जाटो या बांगड़ो भी कहते हैं, जाटो या बांगड़ो भी कहते हैं। ये किसको कहते हैं? हरियाणी बोली को। तो ये 2 हो गया, एक खड़ी बोली, दूसरा हरियाणवी, तीसरा हो गया ब्रिज भाषा, चौथा हो गया कन्नौजी, और 5वां हो गया बुंदेली। तो ये मगरिबी हिंद की ज़बानें हुई। ठीक है ना, ये सब मगरिबी हिंद की ज़बानें हुई। ठीक है, मशरिकी हिंद और मगरिबी हिंद दोनों समझ गए। चलिए आगे देखेंगे। ब्रिज भाषा क्या है? ब्रिज भाषा का मरकज, ब्रिज भाषा का मरकज क्या? मथुरा का इलाका है। ब्रिज भाषा का मरकज सवाल पूछ लेगा आपको, ब्रिज भाषा कहाँ पे बोला जाता, तो क्या बोलेंगे? मथुरा के इलाके में क्या बोला जाता था? ब्रिज भाषा का बोला जाता। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे मेरे दोस्तों। कहीं भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बिला शक व शुबा करके पूछ सकते हैं। सवाल नंबर देखें, हम यहाँ देखें बुंदेली क्या है? बुंदेली या बुंदेलखंडी। बुंदेलखंड में
बुंदेलखंडी में बोली जाती है। बुंदेली कहाँ बोली जाती है? बुंदेलखंड में बोली जाती है। इसके बोलने वाले को बुंडेला कहलाता है। इसका बोलने वाला क्या कहलाता है? बुंडेला कहलाता है। समझ गए? चलिए अब देखेंगे कन्नौजी। कन्नौजी ये क्या है? कन्नौजी मगरिबी हिंद की इस बोली का नाम है। मगरिबी हिंद की जो कन्नौज के इलाके जिला फर्रुखाबाद में बोली जाती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए कहीं भी ये जो चीज़ें समझने वाली है वहाँ हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। कन्नौज के इलाके में जो भाषा बोली जाती है उसी को कन्नौजी कहते हैं। समझ गए? देखिए हरियाणवी या बांगड़ो, या हरियाणवी या बांगड़ो जाटो दिल्ली के जाट, यानी जो जाट वहाँ पे है हरियाणा में, वही उसके बारे में जाटो, उसी से जाट, बांगड़ो या जाटो उसी को कहते हैं। कौन बोली को? हरियाणवी, और उसी से जाट। समझ जाइएगा आप लोग, जाट जात दो है। जाटो दिल्ली के शुमाल मगरिबी इलाके में बोली जाती है। शुमाल मगरिबी इलाके में, शुमाल जानते हैं दिल्ली का जो एरिया है उसके शुमाल में, यानी उत्तर में। कौन सी? शुमाल और पश्चिम और ये उत्तर कह लीजिए, मगरिब और शुमाल। शुमाल मगरिब समझ गए ना? उत्तर और पश्चिम के इलाके में बोली जाती है। कौन? जाटो और ये हरियाणवी या बांगड़ो, ये सारी चीज़ें। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल पर। देखें अगले लाइन में क्या है? हरियाणवी को बांगड़ो और जाटो भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखेंगे। गिरीसन मौजूदा हरियाणवी को खड़ी बोली की एक शक्ल मानता है। क्या मानता है? खड़ी बोली को एक शक्ल मानता है। ठीक है, जिसमें राजस्थान और पंजाबी बोलियों की आमेजिश पाई जाती है। क्या होती है? जिसमें राजस्थानी और पंजाबी बोलियों की आमेजिश पाई जाती है। खड़ी बोली हिंदुस्तानी ये मगरिबी रोहेलखंड है, ये मगरिबी रोहेलखंड है के शुमाल हिस्सा पंजाब की जिला अंबाला में बोली जाती है। और गिरीसन ने खड़ी बोली को हिंदुस्तानी का नाम दिया है। हिंदुस्तानी का क्या क्या है? नाम दिया है। चलिए मध्य प्रदेश की ज़बान से गहरा रिश्ते रखने वाली ज़बान। मध्य प्रदेश से, मध्य देश, ये मध्य प्रदेश नहीं है, मध्य देश है। क्या है? मध्य देश की ज़बान से गहरा रिश्ता रखने वाली ज़बान, मध्य देश, यानी हमारे देश का जो बीच का हिस्सा है उसमें कौन कौन सी ज़बान बोली जाती है? उसे एक है पहाड़ी बोलियाँ, नंबर 2 गुजराती, नंबर 3 राजस्थानी, नंबर 4 पंजाबी। ये 4 बोलियां जो है हमारे देश के मध्य में बोली जाती है। ठीक है, अभी हम मशरिक में पढ़ लिए, मशरिक में पूरब में कौन कौन ज़बान है, मगरिब में पढ़ लिए कौन कौन सी ज़बान है, ये दोनों पढ़ लिए। अब हम देश के दरमियान में, मध्य में कौन सा, मध्य देश में कौन कौन सी ज़बान है वो देख रहे हैं। ठीक है, चलिए समझ गएंगे आप लोग। तो ये पहाड़ी बोलियां गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी ये हमारे देश के मध्य में बोली जाती है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा आगे। और पहाड़ी बोलियां नेपाल में बोली जाती है। पहाड़ी बोलियां कहाँ बोली जाती हैं? चलिए ये सबको हम तो जानते होंगे। गुजराती गुजरात में बोली जाती है, राजस्थानी राजस्थान में, पंजाबी पंजाब में। ये सब। अब ये पहाड़ी बोलियां कहाँ बोली जाती है? तो पहाड़ी बोलियां नेपाल में बोली जाती है। पहाड़ी बोलियों की 2 शक्ल है, नंबर 1 दरमियानी पहाड़ी, नंबर 2 मगरिबी पहाड़ी। ये 2 शक्ल किसकी है? पहाड़ी बोलियों की है। चलिए हम देखेंगे राजस्थान की 4 अहम बोलियों के बारे में जानेंगे। राजस्थान की 4 अहम बोलियां देखिए, एक मारवाड़ी, कहाँ की या मेवाड़ी कहिए, ये कहाँ की बोलियां हैं? राजस्थान की। नंबर 2 मालवी, नंबर 3 जयपुरी, नंबर 4 मेवाती पंजाबी, नंबर 5 जो है ये 4 हो गए, 4 बोलियां। ठीक है, तो मेवाती हो गया आपको, जयपुरी हो गया, मालवी हो गया, मेवाड़ी, ये सारी ज़बान कहाँ की हो गई? राजस्थान की हो गई। चलिए आगे देखेंगे मेरे दोस्तों। इतलाक आम तौर पर इन तमाम बोलियों पर किया जाता है जो दरियाए सिंध से लेकर जिला अंबाला तक बोली जाती है। गिरीसन के मुताबिक जदीद हिंद आर्याई ज़बान 2 शाखों में बढ़ जाती है, अंदरूनी और बिरूनी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ें वो लाइन लेकर के हम आपके लिए खिदमत में हाजिर हुए। नोट देखेंगे, हारतिल, नोट में क्या है? हारतिल पहला शख्स है, हारतिल पहला शख्स है जिसने 1880 में इस तरफ तवज्जो दिलाई कि हिंदुस्तान में आर्यों की आमद 2 मुख्तलिफ गिरोहों में हुई थी। किसमें? 2 मुख्तलिफ गिरोहों में हुई थी। पहले गिरोह को दूसरे गिरोह ने मगरिब की जानिब धकेल दिया।
पहले गिरोह को दूसरे, यानी कि जब आर्या हिंदुस्तान में आए थे, कब आए थे बताया तो 500 कबले मसीह, 500 कबले मसीह कौन हिंदुस्तान में कौन आए थे, आर्या आए थे, आर्या कौन आए थे, आर्या। तो इस ये 2 गिरोह में आए थे, हिंदुस्तान कितने गिरोह में आए, 2 गिरोह में आए, 2 गिरोह में आए। तो पहला गिरोह जो था, जो बसा हुआ था, पहला गिरोह जो बसा हुआ था, दूसरा गिरोह जब आया, दूसरा गिरोह जब आया तो ये पहले को वहां से बाहर धकेल दिया। क्या क्या, पहले को बाहर धकेल दिया। तो पहला जब बाहर चला गया, पहला जब बाहर गया तो वो क्या कहलाया, बिरूनी कहलाया। वो क्या कहलाया, बिरूनी, ठीक है। और जो अंदर रह गया वो क्या कहलाया, अंदरूनी, अंदरूनी, वो क्या कहलाया, अंदरूनी, ठीक है ना, अंदरूनी। तो समझ गए आप लोग, अंदरूनी और बिरूनी। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे, तो यही है कि हिंदुस्तान आर्या 2 मुख्तलिफ गिरोहों में हुई थी। पहले गिरोह दूसरे गिरोह ने मगरिब की जानिब धकेल दिया, इस तरह दूसरा गिरोह अंदरूनी और पहला गिरोह बिरूनी कहलाया। समझ गए आप लोग। चलिए इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक के बटन दबाने में कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है। मारूजी सवालात आप देखेंगे, ये आपको मैं पढ़ा दिया। क्या क्या पढ़ लिए हम, कदीम हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई, उसके बाद वस्ती हिंद आर्याई, ये तीनों पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद इसके अंदर जितनी सारी बोलियां थी और जो भाषा थे, जो ज़बान था, सब पढ़ चुके। अब पढ़ेंगे हम मारूजी उसी से रिलेटेड जो मारूजी सवालात थे मैं वो लेकर के आया हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा गया, जदीद हिंद आर्याई का ज़माना कब से शुरू होता है। अभी बताया था जदीद हिंद आर्याई का ज़माना, देखिए 500 कबले मसीह गलत, 200 कबले मसीह ये भी गलत, 1000 ता हाल मुकर्रर ये सही जवाब हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए सवाल नंबर देखेंगे मेरे दोस्तों, लेहिंदा कहाँ की ज़बान है। लेहिंदा हम अभी बताए थे, लेहिंदा मशरकी पंजाब की ज़बान है, आसाम की या बंगाल की या सिंध की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये मशरकी पंजाब की ज़बान है लेहिंदा। चलिए समझ गए होंगे आप लोग। चलिए सवाल नंबर 3 देखेंगे, कौन से ज़बान में सेगा तस्निया मिलता है अरबी के अलावा। बताया था ना, अभी बताया हूँ कौन से ज़बान में। आप लोग भी जवाब दीजिएगा मेरे साथ, पंजाबी में या मराठी में या गुजराती में या बंगाली में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मराठी में। बोला तस्निया किसे कहते हैं, ठीक है। वाहिद, तस्निया और जमा, ये 2 ज़बान में, अरबी में और मराठी में आपको आमतौर पर पाया जाता है। चलिए देखेंगे, शूरशिनी अपभ्रंश का इलाका कौन सा है। अभी बताया था शूरशिनी अपभ्रंश का आसाम का इलाका, गुजरात का इलाका, मथुरा का इलाका या बिहार का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मथुरा का इलाका, ठीक है। सवाल नंबर देखेंगे 5 देखेंगे, अपभ्रंश के क्या माना है। जवाब, असली ज़बान या नकली ज़बान या सुलझी हुई ज़बान या बिगड़ी हुई ज़बान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 देखेंगे, किस ज़बान को मौसीकी और शायरी का ज़बान कहा गया है। किस ज़बान को मौसीकी और शायरी का ज़बान, गुजराती को, मराठी को या पंजाबी को या उड़िया को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी बताया था मराठी को मौसीकी और शायरी का ज़बान कहा गया। मराठी कहाँ बोला जाता है, तो महाराष्ट्र में बोला जाता है। समझ गए, उड़िया उड़ीसा में, पंजाबी पंजाब में, गुजराती गुजरात में, मराठी महाराष्ट्र में। चलिए समझ गए। अब देखिए मगही कहाँ की बोली है। मगही कहाँ की बोली है, अभी बताया था ये मागधी से की बिगड़ी हुई शक्ल है मगही। ये कहाँ की बोली है, तो ये बिहार की बोली है। बिहार पहले कहाँ पढ़ता था, मगध में पढ़ता था, उसी से क्या पढ़ा, मगध, उसी से पढ़ा मागधी, ठीक है ना। समझ गए इससे, तो ये बिहार की बोली है मगही। समझ गए आप लोग। चलिए सवाल नंबर 8 देखेंगे, या 7, फिर 7 आ गया। सवाल नंबर 7 देखेंगे, गिरिसन के मुताबिक मगरिबी हिंद की कितनी बोलियां हैं। गिरिसन के मुताबिक मगरिबी हिंद की कितनी बोलियां हैं, तो 4 हैं या 6 हैं या 5 हैं या 7 हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 5 बोलियां हैं। गिरिसन मगरिबी हिंद की 5 बोलियां हैं। चलिए
सवाल नंबर 8 देखेंगे, बांगड़ो और जाटो कौन सी जबान को कहते हैं? बांगड़ो और जाटो अभी बताया, किसको? जाट से याद रख लीजिएगा, जाटो। जाट कहाँ पे है ज़्यादा सबसे? तो क्या बोलेंगे? हरियाणा में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 देखेंगे, राजस्थान की 4 बोलियों में किसी 2 का इंतखाब कीजिए। राजस्थान की कौन कौन 4 बोलियां अभी पढ़ाया था, उसमें से 2 का इंतखाब करना है। तो जो है देखिएगा, यमालू और जयपुरी या बंगड़ू या गुजराती, उड़िया या उत्कल या ओधिया या बघेली। तो क्या राइट आंसर ऑप्शन नंबर जयपुर से जान जाएंगे, जयपुरी। यमालवी और जयपुरी ये राजस्थान की 2 बोलियां हैं। ठीक है, चलिए आगे सवाल नंबर 10 देखेंगे, सबसे ज़्यादा हुरूफ इल्लत कौन से ज़बान में पाया जाता है? अभी बताया था हुरूफ इल्लत सबसे ज़्यादा कौन सी ज़बान में पाया जाता है? तो पंजाबी में या कन्नौजी में या मराठी में या गुजराती में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। मराठी में जो है क्या पाया जाता है आपको? सबसे ज़्यादा मराठी में। देखिएगा, राजस्थान की 4 बोलियों में से 2 का इंतखाब करना, तो ये यमालवी और जयपुरी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और उसी तरह देखेंगे सवाल नंबर 10 देखेंगे, सबसे ज़्यादा हुरूफ इल्लत कौन से ज़बान में पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, मराठी। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास से रिलेटेड थी, जो मैंने आपको अब तक बता दिया, जो बेहतर समझा आपके लिए। एक एक लाइन मैंने स्टडी करके आपके लिए लाया। अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लगी है मेरे दोस्तों, तो जो है क्लास को क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और जो है अपने दोस्तों के दरमियान शेयर कीजिएगा। अगर इस तरह के नोट पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल MN Academy को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और PDF हासिल करने के लिए इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।